वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे इसी का हम लोग पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है सबसे पहले हमें देखेंगे। यार इसमें यहाँ पर आप देखें दो तरह की एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा है केमिकल एनर्जी। तो हम इसका डेफिनेशन देते हैं, देखें क्या होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? वैद्युत रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल को इलेक्ट्रिकल, यानी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली अभिक्रिया तथा बनने वाले उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, तो उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली अभिक्रिया तथा उसमें बनने वाले उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, तो उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रोड आता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन देंगे होगी। तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक है, जिंक सल्फेट का विलयन में रखा गया है। जिंक राड, कॉपर राड है, उस कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया है। तो परिभाषा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? देखें कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, तो उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एकत्रित होते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, तो उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एकत्रित होते हैं, जिससे धारा की प्रवाह होता है और रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक बार और देखें इसको। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, तो उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एकत्रित होते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसके बाद देखें इलेक्ट्रोड जो होते हैं, हम तीन प्रकार के इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे, एनोड, कैथोड और गैस इलेक्ट्रोड। तो पहले हम एनोड और कैथोड पढ़ेंगे। कैथोड पे कौन सा आयन? तो यहाँ से आप देखेंगे पॉजिटिव आयन जो है एकत्रित होते हैं, और इस पे कौन सी क्रिया होती है? तो यह रिएक्शन होता है। अब आप यहाँ से पाएंगे, तो यहाँ से देखें ये Cu पर +2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और यह कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें C की बात करें तो C जो है ये कॉपर में कन्वर्ट होता है, अर्थात जो साल्ट है उसमें से Cu जब इस पे जमेगा इसकी सांद्रता कम हो जाती है, डिक्रीज करता है। क्लियर? तो ये दो इलेक्ट्रोड हम पहले पढ़ेंगे, एनोड और कैथोड। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? एनोड की। क्लियर? एनोड में आप देख रहे हैं जिंक धातु है, प्लेट है, जिंक सल्फेट का विलयन है, और ये दिखाया गया सिंबल इसमें देखिए, करंट जो होता है उसमें प्रवाहित होती है, और इसमें चार्ज कौन सा एकत्रित होगा? निगेटिव आयन एकत्रित होते हैं। और यहाँ क्रिया देख रहे हैं क्या? जेडियन मेटल जो है जेडियन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। और जब मेटल जो है इसमें कन्वर्ट होगा, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सांद्रता विलयन की बढ़ेगी। अब इसके बाद इसमें होता क्या है? इसका कुछ भाग कटने लगता है, इस तरह से देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे इस पे आकर के ये मेटल क्या होता है? डिपॉजिट होता है, और इसमें से कटने लगता है, यहाँ से आप देखेंगे ये है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनोड।
तो एनोड देखें, इन सबको मिला करके एक परिभाषा दे रहे हैं। एनोड कहते हैं किसे? एनोड का मतलब होता है कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर निगेटिव आयन एकत्रित होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो उसे एनोड कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड जिसमें निगेटिव आयन एकत्रित होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है और ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो उसे एनोड कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे एनोड में क्या होता है, Zn जो है यानी धातु आयन में कन्वर्ट हो रहा है, अतः इस विलयन की सांद्रता बढ़ती है। एक बार और देखें एनोड की परिभाषा क्या होगी। वह इलेक्ट्रोड जिस पे निगेटिव आयन क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है और ऑक्सीकरण क्रिया होती है और साथ में देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे एनोड कहते हैं। इस अभिक्रिया में धातु आयन में कन्वर्ट होता है, इसलिए विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्लियर? अब इसके बाद देखें आगे आए कैथोड। कैथोड में आप देखें एक कॉपर का प्लेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और ये सिंबल दिखाया जा रहा है, करंट बाहर निकल रही है। यहाँ पर देखेंगे कौन से आयन एकत्रित होते हैं, पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता आयन ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है, यह रिडक्शन है। और जब ये यहाँ पर आयन मेटल में कन्वर्ट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, घटेगी। अब इन सबको मिला के परिभाषा हम दे रहे हैं, देखें कैथोड किसे कहते हैं। तो कहेंगे वह इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव आयन एकत्रित होते हैं, जिससे धारा बाहर निकलती है तथा अपचयन क्रिया संपन्न होती है, तो उसे कैथोड कहते हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तथा विलयन की सांद्रता घट जाती है। एक बार और देखें, वह इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव आयन एकत्रित होते हैं, जिससे धारा बाहर निकलती है, जिस पर अपचयन क्रिया होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है और विलयन की सांद्रता में वैद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता घटती है, इसे कैथोड कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड आपने पढ़ लिया, एनोड और कैथोड। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसीय इलेक्ट्रोड। यहां से आप देखें ये जो है एक अक्रिय धातु की तरह से नहीं, यहाँ पर आप देखें प्लेटिनम है और यह एक ट्यूब होती है इस तरह से, और यहाँ से आप देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं। ये H2 गैस होती है, ये H2 गैस, जिसका दाब जो है 1 ATM होता है, 1 ATM भर देते हैं और ये प्लेट होती है। और इसको हम क्या करते हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी HCl में हम इसको डुबो देते हैं। यहाँ से आप देखें ये हो गया, इसको ये मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और ये राड जो है पीटी का बना होता है। सॉल्यूशन किसका है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है 1 मोल पर लीटर HCl होता है और इसमें गैस भरी गई है। कौन सी गैस, यह है H2 और इसका प्रेशर कितना होता है, 1 ATM। अब देखें इसमें क्रिया क्या होती है, तो यह जो इलेक्ट्रोड होता है वह एनोड और कैथोड दोनों कार्य करता है। तो इसमें पहला जो है, यहाँ से देखें ये H2 गैस है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2H आयन में और +2 इलेक्ट्रॉन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, अर्थात इस समय यह क्या काम करेगा, एनोड का। और दूसरा ये रिवर्स हो जाता है, H आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बन गया H2। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जब रिडक्शन हो जाता है तो यह काम करता है किसका, कैथोड का। ठीक, अब आप देखें गैस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं।
तो कहेंगे कि अक्रिय धातु की उपस्थिति में, अक्रिय धातु की उपस्थिति में गैस एवं आयन के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। वह इलेक्ट्रोड जिसमें अक्रिय धातु की उपस्थिति में गैस एवं आयन के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, उसे गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई है, इसलिए इसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये क्या होता है, एनोड और कैथोड दोनों तरह कार्य करता है। ऑफ सेल, अर्ध सेल किसे कहते हैं, तो अर्ध सेल का मतलब ये होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ये दोनों अर्ध सेल है। यहाँ से आप देखें ये जिंक का राड है और उसके बाद यहाँ से आप देखें इसमें सॉल्यूशन भरा गया है जिंक सल्फेट का। इसी तरह से ये देखें ये राड है कॉपर का और इसमें सॉल्यूशन भर दिया गया है कॉपर सल्फेट का। ये दोनों अर्ध सेल हैं और इसमें क्या हो रहा है, ये मेटल है आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये आयन जो है मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इनके इसे अर्ध सेल है और दो अर्ध सेल जब मिलते हैं तब जाके कंप्लीट सेल बनता है। तो अर्ध सेल की परिभाषा देखें क्या कहेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु एवं आयन या आयन एवं धातु के मध्य साम्या अवस्था स्थापित हो जाता है, उसे अर्ध सेल कहते हैं। जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है या जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु एवं आयन के मध्य साम्या अवस्था स्थापित हो जाता है, तो उसे अर्ध सेल कहते हैं। और इसे मेटल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड। और इसमें आप देखें यहाँ पर आप पाएंगे एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड में हमेशा क्या, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। एक बार और सेल की परिभाषा, आप सेल की परिभाषा देखें क्या होगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु एवं आयन के मध्य साम्या अवस्था स्थापित हो जाता है, इस हो जाता है जिसे अर्ध सेल कहते हैं। तो ये था अर्ध सेल। ये दोनों मेटल के बने होते हैं, इसलिए इसे मेटल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखें एक कॉपर का राड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक का राड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन हम पाते क्या है, जब इसको रखा जाता है तो इस प्लेट पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इस विलयन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखें ये दोनों जहां संपर्क का स्थान है यहाँ पॉजिटिव लेयर बन जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ जो है विलयन में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और उसके बाद विलयन के संपर्क स्थान पर और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और ये दो लेयर बनता है, दो अलग अलग चार्ज के विपरीत स्वभाव वाले लेयर बनते हैं। और जब लेयर बनता है तो विभव बनेगा और विभव इन्हीं दोनों के जो अंतर आता है तो उसी को नाम विभवांतर देते हैं। अब सब मिलाकर के इसकी परिभाषा हम देखें, बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं किसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु और विलयन के संपर्क स्थान पर, धातु और विलयन के संपर्क स्थान पर आवेशों के दो परत बन जाते हैं। संपर्क स्थान पर विपरीत स्वभाव वाले आवेशों के दो परत बन जाते हैं और उनके मध्य
विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। परिभाषा एक बार और देखें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु और विलयन के संपर्क स्थान पर विपरीत स्वभाव वाले दो आवेशों के परत बन जाते हैं और उनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, प्लीज। तीसरा हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये तीन फैक्टर हैं, ध्यान दें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वह निर्भर करता है नेचर ऑफ मेटल आयन, यानी आयन के धातु के आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और विलयन के ताप पर निर्भर करता है। एक बार और पूरी परिभाषा देखें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु और विलयन के संपर्क स्थान पर विपरीत स्वभाव वाले दो आवेशों के परत बन जाते हैं जिनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? यह धातु के आयन के नेचर यानी उसके स्वभाव पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और तीसरा जो होता है वह यहाँ से देखें विलयन के ताप पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आप देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो था, अब जितने इसमें परिवर्तित होने वाले कंडीशन है उसी को फिक्स कर देते हैं। जैसे नेचर ऑफ मेटल आयन, इसमें हम पर्टिकुलर किसी धातु को ले लिया, या तो जिंक ले लेंगे नहीं तो कॉपर हो गया। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या करते हैं विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं और टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। यहाँ से आप देखें 25 सेंटीग्रेड या हम इसी को कहते हैं 298 क्या केल्विन ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे यह हो जाएगा 25 सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप और 1 मोल पर लीटर वाले सांद्रता में जब उसी धातु को रखते हैं तो ये कंडीशन है। अब इसकी परिभाषा देखें क्या बनेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्ट के विलयन में उसी धातु के छड़ को रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्ट के विलयन में उसी धातु के छड़ को रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक E0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है तो सबसे पहले हम रिडॉक्स के विषय में जानें, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये नोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था, लेकिन जब सेल दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यहाँ से रिडॉक्स का अर्थ ये होता है, देखें यहाँ से इसको अगर आप देखेंगे
तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है, RED और OX से बना है। RED का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। OX का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। यहां से आप देखें रिडक्स है, रिडक्स का मतलब क्या होता है? यहां से देखें यह RED है और OX मिल के बना होता है। RED का मतलब होता है रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और जब दोनों सेल जोड़ देते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें जो विभव प्राप्त होता है उसे रिडॉक्स विभव कहते हैं। रिडॉक्स भी कह सकते हैं और सेल का मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। तो यहाँ से आप देखें तो रिडॉक्स विभव है। तो यहाँ से पहले कहेंगे क्या? कहेंगे कि रिडक्शन एवं ऑक्सीडेशन यानी अपचयन एवं ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड में, सेल के इलेक्ट्रोड में जो विभव उत्पन्न होता है तो उसे हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। एक बार और देखें रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? सेल में ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, रिडॉक्स विभव कहते हैं। अब आप देखेंगे ये रिडॉक्स विभव क्या होता है। यहां से आप देखें इसका जो है, यहां से पाएंगे कि E बराबर होता है, E बराबर आता है फार्मूला E नॉट माइनस होता है यहां से RT अपान NF, यहाँ log बेस E और यहाँ से होता है यहाँ से RED अपान हो जाएगा OX। यहाँ से देखें क्या क्या ये फंक्शन है। तो ये क्या है? पूरे सेल का जो है वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अर्थात रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। E क्या है? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, F फैराडे कांस्टेंट होता है। और ये RED लिखा है एक्टिव मास RED, इसका मतलब अपचायक की मोलर सांद्रता। और ये क्या है? ऑक्सीकारक की मोलर सांद्रता। और इस फार्मूले से हम रिडॉक्स पोटेंशियल या सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार और देखें डिफिनीशन क्या होगी। सेल में रिडक्शन एवं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विभव इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है तो उसे रिडॉक्स पोटेंशियल या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आप पाएंगे देखें इसके लिए समीकरण क्या होता है? E = E नॉट माइनस RT अपान NF log E एक्टिव मास RED अपान एक्टिव मास OX। तो ये था आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। देखें ये है नर्स इक्वेशन ऑफ द EMF ऑफ सेल है। सेल के लिए हम निकालते हैं, इसके लिए नर्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समीकरण दिया था जिसे हम नर्स समीकरण कहते हैं। तो अभी आपने एक समीकरण देखा था रिडॉक्स पोटेंशियल के लिए या सेल के लिए इलेक्ट्रो विभव के लिए। यहाँ से मिला था E बराबर क्या होता है? E नॉट होता है माइनस RT अपान NF log बेस E एक्टिव मास RED अपान एक्टिव मास OX। अब इसमें है क्या क्या, इसको हम पहले जानकारी ले लें फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखें होता क्या है। E क्या है? तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। E नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल नॉट्स इक्वेशन क्या होता है? तो सेल के लिए EMF का जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसके लिए फार्मूला दिया गया है और इसमें क्या क्या होता है तो पहले देख लें। E क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऑफ द सेल। E नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। उसके बाद क्या होता है? R है तो R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट होती है इसकी। N क्या है? N जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद यह क्या होता है? तो फैराडे कांस्टेंट होता है। दो वैल्यू और इसमें आती है तो यहाँ से आप देखें एक्टिव मास RED क्या होता है? तो यहाँ से इसको बोलते क्या है? तो यह हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। और उसके बाद यहाँ से देखें E क्या होता है? तो इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसी को बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E क्या है? तो यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। R गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.314 होती है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। टेम्परेचर जो है ART टेम्परेचर है और इसका वैल्यू हम 25 सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हम यूज करते हैं। An क्या है? तो यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यह फैराडे कांस्टेंट होता है और इसका मान जो है 96,500 कूलम होता है। उसके बाद यह एक्टिव मास RED का मतलब होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट और OX का एक्टिव मास OX का मतलब होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ये था आपका इस समीकरण के अनुसार। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं तो चलें ध्यान दें। अब इसके बाद यहाँ से आप देखें यह मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है An और ये क्या करता है? An इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यह बन जाता है मेटल में बदल जाता है। इसका मतलब सॉलिड स्टेट। ये आयन है और ये मेटल बन गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? N इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अब आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है? तो यहाँ से हो जाएगा रिडक्शन। ये रिडक्शन हो गया। अब यहाँ से आप पाएंगे जो मेटल होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यह हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या काम करेगा? यह हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब आप पाएंगे यहाँ से देखें, यहाँ से यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिएक्शन कौन सा है? तो रिडक्शन है और इसमें N इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब हम इसको इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो देखें क्या हो जाएगा हमारा समीकरण। तो E = हो गया E नॉट हो गया, E नॉट माइनस R है तो R है तो यहाँ से देखें हम सबसे पहले बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303। यहाँ हो जाएगा RT, आयापान हो जाएगा NF, यह हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ से हो जाएगा RED आयापान एक्टिव मास OX हो जाएगा। अब इसमें रखेंगे ये वैल्यू तो रखेंगे तो देखें क्या क्या प्राप्त होता है। यहाँ से E = हो जाएगा E नॉट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से -2.303 R की वैल्यू अभी बताया गया कितना होता है, यहाँ हो जाता है 0.8
314 और उसके बाद t का मान कितना है तो 298 हो जाता है अपान an क्या है और क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या f का मान कितना होता है तो 96,500 होता है और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा। अब आप देखें रिड्यूसिंग एजेंट यम मेटल है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टिव मास यम हो जाएगा अपान एक्टिव मास। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा m के पावर प्लस n हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आगे और बढ़ रहे हैं देखें क्या होता है यहाँ से। फिर उसके बाद और सॉल्व करते हैं तो यहाँ E बराबर हो जाएगा E नॉट हो जाएगा माइनस ये सब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 0.0591 अपान n हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे log बेस कितना हो गया 10। अब पाएंगे ये ठोस अवस्था में अगर आ जाता है तो कोई भी धातु की ठोस अवस्था में सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है एक हो जाता है तो ऊपर वैल्यू हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा m के पावर प्लस n। अब इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ से बन जाता है E E नॉट माइनस 0.0591 अपान n यह हो जाएगा log बेस कितना 10 और ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा एक्टिव मास m के पावर माइनस कितना n हो जाएगा। क्लियर। n ये हो जाएगा और इसे हम कहते हैं नर्स इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन नर्स इक्वेशन फॉर EMF ऑफ द सेल। क्लियर। तो ये था आपका नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन में अभी आपने समीकरण निकाल दिया लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं देखें इसमें। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि सपोज कीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B और गिव्स आउट एक कन्वर्ट हो रहा है M1C प्लस हो जाएगा M2D जहां N1 और N2 अभिकारक के मोलों की संख्या है A और B के और M1 और M2 जो है उत्पाद C और D के मोलों की संख्या क्रमशः दी गई है। अगर अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है तो यहाँ से आप देखें होता क्या है हम Q का मान निकालते हैं और ये Q बराबर कितना हो जाता है यहाँ से आप देखेंगे एक्टिव मास C के पावर M1 एक्टिव मास D के पावर M2 अपान एक्टिव मास A के पावर N1 एक्टिव मास B के पावर N2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में Q का मान निकाल लेते हैं। अब हम इस समीकरण को नर्स इक्वेशन में कैसे ढालेंगे बदलेंगे कैसे तो यहाँ से आप देखें या E बराबर हो जाता है E बराबर यहाँ से E नॉट हो गया और माइनस क्या होता है तो माइनस यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से 2.303 RT अपान हो जाएगा RT अपान M इंटू F और log बेस 10 हो जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्टिव मास C के पावर M1 एक्टिव मास B के पावर M2 अपान एक्टिव मास A के पावर N1 एक्टिव मास B के पावर N2। ये कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यह E बराबर हो जाता है E नॉट और माइनस क्या हो जाता है इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू रख करके 0.0591 अपान n और यहाँ log बेस 10 हो जाएगा और एक्टिव मास यहाँ से C के पावर M1 एक्टिव मास D के पावर M2 अपान एक्टिव मास से यहाँ से आप देखें A के पावर हो जाएगा N1 एक्टिव मास B के पावर N2। ये हो गया है आपका केमिकल रिएक्शन के लिए ये हो गया है आपका नर्स इक्वेशन। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन हम इसमें सॉल्व करेंगे कि साम्य अवस्था अगर आ जाती है तो हम क्या ये जो Q है यही Kc में कन्वर्ट हो जाता है साम्य अवस्था पर।
यहां से देखें एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर क्या होता है, तो साम्यावस्था पर E का मान 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखें E बराबर 0 हो गया। जब E बराबर 0 हो गया और यहाँ से जो Q है, Q बराबर कितना हो जाता है, AC। अब इस वैल्यू को हम इसमें सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा E, यहाँ से आप पाएंगे तो यह 0 हो गया, E नॉट, अब माइनस कितना हो जाएगा 0.0591 n और यहाँ हो जाएगा log बेस 10 और ये हो जाएगा KC। अब इसके बाद यह 0 है, ये माइनस फंक्शन है, जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, E नॉट बराबर हो जाता है 0.0591 n और यहाँ से हो जाता है log बेस कितना 10 और ये हो जाता है KC। ये जो है साम्य स्थिरांक KC की गणना करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये दो कंडीशन हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए और उसी में आ गया ये साम्य अवस्था पर साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखें नॉट्स इक्वेशन में अब आगे एक टॉपिक इसमें और है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, तो किसी भी सिस्टम को जब हम ऊर्जा देते हैं तो उसका जितना उचित उपयोग होता है तो उसी को हम नाम देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का वह भाग या किसी निकाय को दी गई ऊर्जा का वह भाग जिसका उचित उपयोग होता है उसे गिब्स फ्री एनर्जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और इसमें हम ये डेल्टा G है और इसको हम किया गया कार्य है, इसको माइनस यहाँ से W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। डिफिनीशन एक बार और देखें, किसी सेल द्वारा या किसी निकाय को दी गई ऊष्मा या ऊर्जा का वह भाग जिसका उचित उपयोग होता है तो उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और ये डेल्टा G बराबर होता है माइनस W। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद यहां से आप देखें, अगर कोई यहां से इलेक्ट्रॉन N है और उसके बाद यहां से चार्ज देखें तो यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, F होता है। तो N इलेक्ट्रॉन है और उसका जो 1 मोल का चार्ज होता है वह F होता है। तो इस सिस्टम में चार्ज Q बराबर कितना हो जाएगा, तो N इंटू F होता है और यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यानी उसमें नंबर आप यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो N है और 1 मोल का चार्ज कितना है, F है। तो जो आवेश है वह आवेश Q बराबर होता है N इंटू F। अब इसके बाद इस सेल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ से आप पाएंगे वर्क डन। यहाँ से देखें वर्क डन W बराबर होता है, क्या हो जाएगा E जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और U2 होता है Q। वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा E इंटू हो जाएगा N F, अर्थात हम इसको इस तरह लिख देते हैं, ये हो जाएगा NFE, यह हो जाएगा W और यह इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से आपका मिल जाएगा डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ये था आपका गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन जब यही मानक की बात आ जाती है तो मानक में क्या करते हैं, यहाँ से जब मानक की बात आती है तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी मानक हो जाता है। तो उस समय अब एक फार्मूला आ जाता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट और ये होता है, यह हो गया इक्वेशन नंबर 5।
और ये होता है, इसे हम कहते हैं सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य। सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NF(E0)। अब इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग सॉल्व किए थे कि E0 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से सॉल्व किया गया था, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -MF इंटू ई का मान कितना हो जाएगा, तो ई का मान होता है, यहाँ से देखें 2.303 RT अपान N इंटू F लाख E, और यहाँ पर था KC। यहाँ से देखें NF से NF कैंसिल हो गया, डेल्टा G0 इज इक्वल टू हो जाएगा -2.303 RT लाख, यहाँ से देखें E कन्वर्ट कर दिए हैं, यहाँ E बेस हो गया 10 और यहाँ से हो जाएगा ये KC, और इस तरह से आपका ये प्राप्त हो गया। ये था आपका मैक्सिमम वर्क डन किसके रूप में, यहाँ से साम्य स्थिरांक KC के रूप में, और इसे हम दे देते हैं, यह इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो इस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दोनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और सेल द्वारा अधिकतम किया गया कार्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं।